आज के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फंगी इन्फेक्शन पर कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है और कौन सी परिस्थितियों में ये किसी के शरीर में प्रवेश करता है, किस तरह से इन्फेक्शन होता है, कैसे एनवायरनमेंट में ये एग्जिस्ट करता है और कौन लोग ज्यादा इसके ससेप्टेबल हैं, किनको ज्यादा ये हो सकता है, ये ज्यादा चांसेस हैं कि उनको फंगस इन्फेक्शन हो जाए। और हाल ही में हमने देखा कि एम्स में 2 केसेस आए जिनमें लोगों की डेथ हुई फंगल इन्फेक्शन से। कितने तरह का इन्फेक्शन होता है, क्या अब ऐसा देखा जा रहा है कि फंगल इन्फेक्शन के मामले ज्यादा आ रहे हैं, कब ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है? इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर एमसी मिश्रा, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पूर्व डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर एमसी मिश्रा आपका हमारे कार्यक्रम बहुत में। बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी। तो सबसे पहले डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि हाँ, आम दर्शकों की जानकारी के लिए आप ये बताएं कि ये फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, क्या ये एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है या इसके मामले अब ज्यादा बढ़ने लगे हैं? देखिए, आपने बहुत बड़ा एक बेसिक सवाल प्रश्न किया है कि फंगल या फंगस या फंगाई क्या होते हैं, तो और वातावरण में होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये सभी दर्शकों को मैं ये बता दूं कि जो फंगाई है, ये जो बहुवचन में फंगाई है सिंग और एक वचन में फंगस है, तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल में मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं अपने फिलामेंट की टिप से, हाइफी बोलते हैं उनको, और उसकी बॉडी बन जाती है, माइसीलिया उसको फिर बोल देते हैं। और ये इनको जो पनपने के लिए एक उचित वातावरण चाहिए होता है। जैसे बैक्टीरिया हमारे वातावरण में मौजूद है, वायरस मौजूद है, उसी प्रकार से फंगाई भी हमारे वातावरण में चारों तरफ मौजूद रहते हैं। केवल इतना फर्क है कि बाहर का तापमान कैसा है, बाहर की नमी कैसी है, उस पर निर्भर करता है। जैसे सर्दियों में आप देखेंगे बाहर खाना रख दीजिए तो खराब नहीं होता, और अगर आप गर्मियों में वही रख दें तो खाना तुरंत 6 घंटे 8 घंटे में भी खराब हो जाता है, स्मेल आ जाती है। और अगर उसको एक दिन आप रख दें तो फंगा उसके ऊपर जो जमा हो जाती है, या तो सफेद रंग का या थोड़ा सा ग्रीनिश, तो वो बेसिकली फंगस होता है। और इसके लिए जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो 22.5 डिग्री अगर होगा तापमान, आप समझ लीजिए, तो 3 दिन में जम जाएगी फंगस। अगर बढ़ गया टेम्परेचर 32.5 हो गया या और 22 और 32 के बीच में हुआ तो 2 दिन में फंगस लग सकती है। और ये बहुत बार हमने देखा है, घर में कोई चीज अगर आप भूल जाए रख के बाहर जी। कहीं पे, जैसे पपीता एक बार मैंने रख दिया था ड्रॉर में और भूल गए हम, और उसको 3-4 दिन बाद देखा तो पूरे उस पर कस के फंगस लगी हुई थी। जी, तो ये फंगस माहौल में, एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है। क्या किस तरह की प्रिकॉशंस आम लोगों को अपने घरों में रखनी चाहिए कि वो इनहेल ना करें? क्या जो जैसे घर जिनमें सीलन होती है, मॉइस्चर ज्यादा होता है या कहीं से सीपेज आ रही है, क्या वो भी ऐसी भी स्थितियां आपकी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती हैं? आप लंबे समय तक एक सीलन वाले कमरे में रह रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, तो क्या वो भी शरीर के लिए, फेफड़ों के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं या ये हो बहुत सकता है कि वो लाइफ महत्वपूर्ण थ्रेटनिंग भी हो? प्रश्न, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसलिए पहले तो इस तरह सीलन वाले कमरे में रहना नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि घर ऐसा हो जिसमें धूप आए जी अच्छे बिल्कुल। से, तो वो स्टेरलाइज हो जाता है घर, उसमें घर साफ हो जाता है धूप के आने से, और उससे नमी जो होती है वो चली जाती है, तो फंगस का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। क्योंकि धूप में न बैक्टीरिया पनपता है, न फंगस, न वायरस, और तेज धूप में तो बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, नमी की जगह पे फंगस होगा, और उसमें अगर आप ज्यादा रह रहे हैं और जरा सा भी आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई किसी भी वजह से, तो आपको फंगस लग सकता है। और यही हुआ पीछे, जब हमने देखा अप्रैल मई जून में जो म्यूकोरमाइकोसिस के इतने सारे केसेस आए, उसका और भी कारण थे, लेकिन एक कारण प्रतिरोधक क्षमता कम होना सब में था, क्योंकि कोविड से प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती थी, रोग से लड़ने की क्षमता,
उसके अलावा स्टेरॉइड का उपयोग बहुत हुआ, तो उससे भी जो शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कम हो जाती है। और फिर लंबे समय तक स्टेरॉइड दे दिया, इंडिस्क्रिमिनेट यूज हुआ, तो इस वजह से लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस, जबकि हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस बहुत कम देखते हैं, साल में 1 या 2 केसेस, और इस बार तो देखिए कितने हजार हम संक्रमण हो गया फंगल इन्फेक्शन का, और कितनी मृत्यु हुई लोगों की। क्योंकि जब एक शरीर में ये, जिसको कहते हैं इन्वेजिव, जब ये शरीर में अंदर चला जाता है और हमारे ब्लड में चला जाता है, तो फिर वो बहुत गंभीर अवस्था बन जाती है, घातक होता है, और वो फेटल भी होता है बहुत बार। जी, फैटल भी होता है और घातक, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है ये फंगल इन्फेक्शन। तो सर, जैसे किस तरह की जो हम बात करें कि लोग बहुत ज्यादा ससेप्टेबल हैं, आपने बात की जैसे जिनको कोविड हो गया था उन्हें हुआ, या कुछ लोग जिनको कैंसर के पेशेंट्स हैं, या जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, या जिन्होंने बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स ले रखी हैं, तो किस तरह के मामलों में ये ज्यादा लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जिन्हें कुछ इस तरह की बीमारियां हैं, और क्या किसी खास उम्र के लोगों के लिए भी ये खतरनाक हो सकता है? पहले क्या मामले कम आते थे इस तरह के फंगल इन्फेक्शन के, अब क्या ये मामले बढ़ गए हैं जब लोग सेंट्रलाइज्ड एसी एनवायरनमेंट में है, या हॉस्पिटल्स में क्या इसका मैनेजमेंट मुश्किल होता है, इसको डायग्नोस करना मुश्किल होता है? क्या लेट स्टेज पे पता चलता है कि लोगों की मौत हो जाती है इनसे? आपने बहुत सारे प्रश्न किए हैं एक प्रश्न में। तो इसमें आप ये देखिए कि जो हमारे हॉस्पिटल में कौन कौन सी जगह है जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो अधिक होती है, गंभीरता ज्यादा होती है। वो एक तो आपने जैसे बताया ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के रोगियों को, क्योंकि उनमें इम्यूनोसप्रेशन भी लगता है, उनकी वैसे ही प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और इनमें फंगल इन्फेक्शन, इनमें वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सभी की संभावना अधिक हो जाती है। इसके अलावा एल्डरली, जिनको हम कहते हैं हमारे जो पुरुष महिलाएं जो 60 वर्ष से ऊपर हैं, डायबिटीज है जिनको, और वो भी डायबिटीज नियंत्रण में नहीं है अगर, तो वो लोग ज्यादा इस पर रिस्क पे होते हैं। कैंसर थेरेपी किसी की चल रही है, चाहे रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, या और किसी वजह से ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे बहुत बार आप देखिए कि इम्यूनोसप्रेशन जब होता है तो एक हर्पीज वायरस का इन्फेक्शन लोगों को काफी हो जाता है। तो इसी प्रकार से ट्रांसप्लांट के बाद पर्टिकुलरली फंगल इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है, और वो उसकी वजह से लोगों को बुखार आता है, उसकी वजह से और शरीर में, और अगर ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाए, सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, इन्वेजिव जब हो जाता है, जैसा हमने देखा था म्यूकोरमाइकोसिस के साथ, तो फिर वो बिल्कुल उससे मृत्यु भी हो सकती है। और खास तौर से आप देखिए जो हॉस्पिटल में किन एरियाज में, एक तो मैंने कहा ट्रांसप्लांट, दूसरा क्रिटिक सॉरी, जो हमारे सघन कक्ष हैं जिसमें आईसीयू, जैसे आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं उनकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और उनको भी फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना अधिक रहती है बाकी रोगियों के मुकाबले। इसीलिए आईसीयू प्रोटोकॉल में एक एंटी फंगल मेडिकेशन शामिल किया जाता है। जब भी आईसीयू में ट्रीटमेंट चलता है, लोग एंटीबायोटिक्स पे होते हैं, बहुत जो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स पे होते हैं, उनका न्यूट्रिशन ठीक नहीं होता है, वो रोग से जूझ रहे होते हैं, तो उस दशा में फंगल इन्फेक्शन लगने की पूरी संभावना रहती है, और इसीलिए एंटी फंगल, फंगस से लड़ने की जो दवाई है वो दी जाती है। इसमें अब देखिए म्यूकोरमाइकोसिस तो था जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में को ज्यादा इफेक्ट करता है, जिसको जैसे हमने देखा भी था राइनो ऑर्बिटो सेरिब्रल के नाक से गया, फिर वो जो हमारा कनेक्शन आंख से होता है, आंख को इफेक्ट किया और फिर ब्रेन को इफेक्ट कर दिया। अब ब्रेन में जब ये फंगल चला गया म्यूकोरमाइकोसिस, तो फिर बचने की संभावना बहुत ही न्यूनतम रह जाती है। इसके अलावा जो दूसरे, एक तो म्यूकोरमाइकोसिस जैसे मैंने कहा हमने बहुत देखा, दूसरा एक एस्परजिलस करके भी है जो लंग्स में ज्यादा होता है, और फिर कैंडिडा जो हमारे
पाचन तंत्र में अधिक होता है। जो लोग स्टेरॉइड पे इनहेलर जो लेते हैं, जैसे मेरी अपनी स्वयं पत्नी को वो स्टेरॉइड इनहेलर लेती थी अपने ब्रोंकियल आजमा के लिए, दमे के लिए, तो उनको भी हो गया और उनको काफी लंबे समय तक एंटी फंगल मेडिकेशन लेना पड़ा और ठीक हो गया था। और अधिकतर केसेस में जो है वो फंगस के अगेंस्ट जो दवाई देते हैं, एंटी फंगल मेडिकेशन कहलाते हैं ये, उनसे ठीक हो जाता है। लेकिन आज जो जैसे आपने चर्चा की थी कि रेजिस्टेंस फंगल इन्फेक्शंस भी रेजिस्टेंट हो रहे हैं एंटी फंगल मेडिकेशंस को, तो उसके कारण कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें या फंगल इन्फेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो उसके मुख्यतः 3 कारण होते हैं। किसी भी दवा का अत्यधिक उपयोग, और जहां पे उसकी आवश्यकता नहीं है फिर उसका उपयोग होने से ये रेजिस्टेंस की संभावना बढ़ जाती है। या अगर उनको एंटी फंगल मेडिकेशन दिया जाना चाहिए था और पूरे जितने दिनों के लिए देना था उतने दिनों के लिए नहीं दिया, जल्दी बंद कर दिया, किसी ने आराम आ गया और दवाई बंद कर दी उन्होंने, तो पूरी तौर से वो फंगस जो है समाप्त नहीं होता है और फिर दोबारा सिर उठा लेता है। और इसके अलावा बहुत सारी दवाइयों से वैसे भी एंटीबायोटिक और फंगाई, बैक्टीरिया और फंगाई रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं लंबे समय तक उपयोग के बाद। और ये समस्या भारत में खास तौर से बहुत गंभीर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। अगर हम विकसित देशों से तुलना करें तो ये समस्या हमारे यहाँ बहुत गंभीर है, क्योंकि हमारे यहाँ सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन, सेल्फ मेडिकेशन, इनडिस्क्रिमिनेट यूज जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, कि अनावश्यक दवाइयां दी जाती हैं, अनावश्यक जांच कराई जाती हैं, उसका जो परिणाम होता है वो फिर हम रेजिस्टेंस में देखने में आता है। अच्छा, डोज कई बार पर्याप्त मात्रा में नहीं दी अगर आपने, उससे भी रेजिस्टेंस बनने की संभावना हो जाती है। तो ये इसके मुख्यतः ये कारण होते हैं रेजिस्टेंस होने के। और फिर उससे अगर फंगल इन्फेक्शन नहीं समाप्त होगा तो फिर वो दोबारा फिर पनपेगा, और पनपेगा तो आपकी जान भी ले सकता है वो। बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है ये फंगल इन्फेक्शन। तो सर कब ह्यूमन बॉडी में इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, कब ये इतना मल्टीप्लाई हो जाता है कि हमारे लिए नुकसानदायक होने लगता है या लाइफ थ्रेटनिंग होने लगता है? क्या सिम्टम होते हैं और कब अलर्ट हो जाना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर पर निर्भर करता है, बाहर का तापमान कैसा है, बाहर की जो नमी है वो और कैसी है, शरीर में और इंसान के शरीर शरीर में में आपके प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। तो जी आमतौर से तो देखिए ना, आपको हो रहा है ना मेरे को हो रहा है ना, ज्यादातर लोगों को होता है, लेकिन कुछ लोगों को हुआ। म्यूकोरमाइकोसिस भी हुई कोविड में, सबको तो नहीं हुई, इतने करोड़ लोगों को हुआ कोविड की रोग, लेकिन सबको तो फंगल इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो ये इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स, और ये मौका परस्त। तो जैसे ही इनको मौका मिलता है, अगर इनको सही तापमान मिल जाए, नमी मिल जाए, और वो इंसान मिल जाए जिसमें प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, दबोच लेगा ये। और इसमें आमतौर से जो अगर टेम्परेचर जैसे मैंने बताया 22.5 डिग्री के आसपास है सपोज, तो उसमें संभवतः 3 दिन लगेंगे इन्फेक्शन को एस्टेब्लिश होने में। अगर यही टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और नमी भी रहती है तो 2 दिन में भी हो सकता है कि आपने इनहेल किया और वो फंगल इन्फेक्शन हो गया, और कई बार कई दिन भी लग जाते हैं। तो इसमें डेफिनेट इंक्यूबेशन पीरियड बहुत इसमें डिस्क्राइब नहीं है, जैसे बैक्टीरिया के लिए होता है या वायरस के लिए होता है। जैसे हम कोविड में कहते थे 2 दिन से लेके और 14 दिन तक का हो सकता है। और आमतौर से जो ज्यादातर इंक्यूबेशन पीरियड इतने ही रेंज में होते हैं, 2 दिन से लेके और 2 हफ्ते तक, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, टाइफॉइड हो, चाहे वो वायरल जो वायरस की बीमारियां हो उनमें भी। फंगस के लिए इंक्यूबेशन का मतलब है कि फंगस शरीर में ग्रो करे,
जी। वो होता है, क्योंकि इनहेल किया, अब हम इनहेल करते हैं लेकिन उससे कोई बीमारी तो नहीं हो रही हमको, क्योंकि हमारी प्रतिरोधक क्षमता संभवतः अच्छी है और शरीर उसको समाप्त कर देता है। जो भी हमने थोड़े फंगल फिलामेंट्स या जो भी स्पोर्स हमने अंदर लिए, तो शरीर उसको हैंडल कर लेता है। बैक्टीरिया, अब टीबी का बैक्टीरिया है, वातावरण में मौजूद है, लेकिन टीबी सबको तो नहीं हो रही। तो वही कारण है कि अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप अच्छा भोजन कर रहे हैं, अच्छी प्रोटीन का मात्रा आपके भोजन में ठीक ठाक है, और साथ में दूसरे भी जो स्वास्थ्य को बनाने रखने के लिए जो भी आपको उपक्रम करने हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो आपकी डाइट के अलावा, और योग हो, प्राणायाम हो, ये सब करें तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। उनमें फंगल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकती है, वायरल भी हो सकती है। जी, बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि अच्छी डाइट लें, सैलेड, फ्रूट्स, अल्कलाइन डाइट अच्छी लें और योगा, प्राणायाम और अच्छे वातावरण में रहें, जहाँ प्रदूषण कम हो, तो बिल्कुल। ज़ाहिर तौर अब पर प्रदूषण का जब आपने जिक्र किया, तो प्रदूषण भी एक बड़ा कारण है फंगल इन्फेक्शन का, क्योंकि प्रदूषण ये बेसिकली चेन रिएक्शन है। अब जी, प्रदूषण है तो वातावरण में जितना ठंडक होनी चाहिए इस समय नवंबर के अंत में, उतनी ठंडक नहीं है। इसीलिए अभी डेंगू इतने समय तक चलता रहा। अदरवाइज जैसे ही ठंड आती है, टेम्परेचर्स गिरते हैं, मच्छर पनपता नहीं है, तो फिर डेंगू समाप्त हो जाता है। तो ये और फिर पोल्यूशन से हम सबकी ही प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है रोग की, तो वो भी एक बड़ा कारण हो जाता है। तो बिल्कुल पोल्यूशन तो हर बीमारी की जड़ में है, चाहे कैंसर को ले लें, चाहे हम अपनी सांस की रोग को ले लें, चाहे हम ओवरऑल अपनी पूरी स्वास्थ्य को ले लें, तो पोल्यूशन, जो प्रदूषण है, वो बहुत घातक साबित हो रहा है। और उसका इफेक्ट कुछ लोगों में तो इमीडिएट आ जाता है कि भाई आंख में जलन हो गई, खांसी हो हुँ, गई, सिर में दर्द हो गया, लेकिन कुछ लोगों को कई वर्ष बाद भी होता है कि भाई लंग कैंसर का इंसिडेंस जो है, अनुपात बढ़ गया है अब सभी जगह इसकी वजह से। तो ये बिल्कुल ये दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। अपने इकोलॉजिकल जो वातावरण में जो एक संतुलन बैठाना है, और ह्यूमन हैबिटेट जिसको कहते हैं कि जनसंख्या जो विस्फोट हुआ है, उसने इन सब बीमारियों को भी प्रोत्साहित किया है। और क्योंकि अब ह्यूमन हैबिटेट है तो जंगल कम हुए, जी, जंगल कम हुए तो चमगादड़ आ गए, उससे वायरस आ गए, बंदर आ गए शहरों में। तो आप देखिए कितना हर चीज जुड़ी हुई है एक दूसरे से। तो बिल्कुल। हम सबको, हर प्रत्येक नागरिक को देश राष्ट्र में ये अपना योगदान देना है कि किस तरह से हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए और अपने लिए भी वातावरण को बना के रखना है, और अपना स्वास्थ्य को बना के रखना है। बिल्कुल। तो अंत में मेरा बाकी आपने डॉक्टर काफ़ी सलाह दी लोगों को कि किस तरह की डाइट लें, कैसा अपना लाइफ़स्टाइल रखें, कैसे अपनी दिनचर्या रखें कि आप इस तरह की बीमारियों से बच सकें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। तो एक मेरा बड़ा स्पेसिफ़िक आपसे सवाल है कि किस तरह के वातावरण से उन लोगों को बचना चाहिए जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर है या जो कोई ख़ास उम्र के वर्ग में आते हैं, जिससे कि उनका एक्सपोज़र ना हो फंगल से या फंगाई से या फंगल इन्फेक्शन से वो बचे रहें। तो किस तरह के प्रिकॉशंस उन्हें लेनी चाहिए घर में, किस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए? कैसा घर में, जिस तरह हमने शुरुआत में बात की कि चाहे मॉइस्चर है घर में या सीलन है या सीपेज है, तो इन सब चीज़ों को लेके बहुत अलर्ट रहना चाहिए या हॉस्पिटल में जहाँ का एसी सेंट्रल सेंट्रली एयर कंडीशन होता है, तो वहाँ किस तरह की सावधानी हॉस्पिटल मैनेजमेंट को रखनी चाहिए कि अ, एक से दूसरे में ना जाए, इस तरह के इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो? बिल्कुल, फंगल इन्फेक्शन एक से दूसरे में तो संभावना बहुत कम होती है जाने की। अच्छा, जी, लेकिन जैसे हमने पहले भी चर्चा की कि जो स्वस्थ वातावरण है, वो तो हुँ, यही है कि आपका चाहे एक कमरे का घर है, या आपका 2 कमरे का है, 3 कमरे का है, ये आपको सुनिश्चित करिए कि उसमें धूप अच्छे से आती है। सुबह जब सूर्योदय होता है तो धूप आती है,
शाम को सूर्यास्त होता है तो धूप आती है, उससे आपको वैसे भी बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। जो हमें जो सूर्य की जो रोशनी है, जो उसकी सनलाइट है। गर्मी है, गर्मी के अलावा उसमें हमारे अब आजकल आप देखिए विटामिन डी की कमी हो रही है सब में, बिल्कुल। शहरों में, गाँव में, क्योंकि जो सूर्य को जो एक्सपोजर है, जो हमें अपने हाथ और पैर वो करके, पहले लोग खेतों में काम करते थे या चल के जाते थे, अब गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो जी। सन का जो एक्सपोजर है वो इतना कम हो गया है कि पूरे ज्यादातर लोगों को पूरी दुनिया में विटामिन डी की कमी हो रही है इस वजह से। वरना तो ये तो नेचुरल वे में हमें एक्सपोजर होगा, शरीर बना लेता है विटामिन डी, स्किन बना लेती है सन एक्सपोजर से। तो इसलिए अगर स्वस्थ रहना है तो ये वातावरण को, जो नमी वाला वातावरण है और जहाँ पे अभी टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है 25, 30, 32, वहां पे इसकी संभावना। दूसरे भीड़ भाड़ वाली जगहों में जहाँ पे आपका ऐसा है कि हाइजीन का जहाँ भी आपको लगता है इश्यू, साफ सफाई उतनी नहीं है, वहां जाना और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना बिल्कुल उसका नहीं जाना चाहिए। जिन लोगों को प्रतिरोधक क्षमता कम है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो बहुत ज्यादा उनको पार्टीज में, भीड़ भाड़ वाली जगहों में अनावश्यक नहीं जाना चाहिए। बहुत आवश्यक हो अपना मास्क लगा के जाएं। और मास्क मैं इसीलिए आजकल कह रहा हूं कि कोविड के लिए तो आप मास्क लगाएं, लेकिन पोल्यूशन के लिए भी मास्क लगाएं। और अगर वॉक करने भी जा रहे हैं तो भी मास्क, 2 मास्क लगा के जाएं, तो कम से कम जो पर्टिकुलेट मैटर है जो रुक सकता है उस मास्क से, वो रुक जाएगा। तो उससे फंगस भी नहीं जाएगा अंदर, वायरस भी नहीं जाएगा, और जो प्रदूषण है उससे भी आप बच जाएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमसी मिश्रा, इतने विस्तार से आपने इस विषय पे व्यूअर्स को जानकारी दी। उम्मीद है उनको इससे आपने छोटी छोटी बातों को बहुत ही क्लियर वे में, बहुत ही लूसिड मैनर में, बहुत ही स्पष्ट तरीके से क्लियर किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनको इससे बहुत लाभ मिलेगा इस जानकारी से, और वो अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे, प्रिकॉशंस रखेंगे। जिस तरह की आपने सभी बातों पर विस्तार से चर्चा की, जानकारी दी, एक्सप्लेन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।